दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मियों को जो रखा जाता है सभी डिपार्टमेंट में, जितने भी विभाग हैं सभी में आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो है कर्मचारी को रखा जाता है, कर्मी को रखा जाता है, लेकिन उसका जो न्यूनतम मजदूरी जो होता है जो सरकार फिक्स करती है उसके अनुसार उनको सैलरी या फिर वेतन कहें वो वेतन नहीं मिल पाता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए अभी जो सरकार है कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। जो श्रम विभाग जो है, श्रम विभाग बता रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं हम आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताने जा रहे हैं साथियों इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और जानिए जो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे साथियों, जो यहाँ पर जो हेडिंग है, हेडिंग में स्पष्ट लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग कर्मियों को देनी होगी न्यूनतम मजदूरी। इस विषय में हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से बात करने जा रहे हैं साथियों। क्या कुछ लिखा गया है? लिखा है जो राज्य के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को अनिवार्य तौर पर न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसे सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ ही जिला अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। विभाग ने कहा है कि सरकार से कई विभागों में समितियों, बोर्ड, आयोगों में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी या संवेदकों के माध्यम से श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा कई बार विभाग के संज्ञान में लाया जाता है कि इन आउटसोर्सिंग एजेंसी या संवेदकों द्वारा श्रम कानूनों को समुचित ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथियों, अभी जो या तो शिक्षा विभाग हो या फिर आप बता दें जो जमीन का जो विभाग होता है, यानी कि जितने विभाग हैं सभी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाता है। कोर्ट में, कचहरी में, सभी जगह आउटसोर्सिंग के माध्यम से डेटा ऑपरेटर हो, ये सारा चीज़ रखा जाता है। लेकिन उनका जो एक न्यूनतम मजदूरी होता है, उनका जो सैलरी होता है, उनका जो मानदेय होता है वो बहुत ही कम दिया जाता है साथियों। इसी में सरकार ने संज्ञान लिया है और निकाला है पेपर के माध्यम से, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। आउटसोर्सिंग एजेंसी या संवेदकों द्वारा श्रम कानूनों का समुचित ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रधान नियोजकों द्वारा भी इसकी निगरानी नहीं की जा रही है। सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी तय है। न्यूनतम मजदूरी की दर श्रमिकों की कार्य कुशलता और योग्यता के आधार पर अति कुशल के रूप में वर्गीकृत है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान अनिवार्य है। न्यूनतम मजदूरी के दर में प्रत्येक 6 महीने पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़कर वर्ष में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नई न्यूनतम मजदूरी दर तय होगी। इसीलिए संशोधित दर के श्रमिकों की दी जाए। अगर कोई एजेंसी या संवेदक न्यूनतम मजदूरी दर से कम श्रमिक उपलब्ध कराने का टेंडर देता है तो उसे रद्द कराने का भी आदेश दिया गया है साथियों। उनका जो है टेंडर रद्द कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने बताया है। और अब हमको बता दें जो 1 अप्रैल यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो इसमें श्रम विभाग में जो है इसका 2 डेट दिया गया है, यानी कि 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर जो है उसको दिया गया है। उसमें जो है सभी जो श्रमिक होते हैं उनका बताया जाता है, उनका जो है एक न्यूनतम मानदेय जो है तय किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कुछ कटअप में बताया जाए उनका ईपीएफ जो होता है, ईपीएफ के बारे में कुछ बताया गया है। उसमें बताया गया है कि बैंक खाते में ही वेतन का भुगतान करना होगा। हाथ में जो कैश दे दिया जाता है श्रमिकों को हाथ में कैश नहीं दिया जाए, साथ ही उसमें बैंक में उनका भुगतान किया जाए। श्रमिकों के एक दिन में ओवर टाइम छोड़कर अधिकतम 9 घंटे का कार्य लिया जा सकता है। इसमें 1 घंटे का विश्राम अंतराल भी शामिल रहेगा। किसी दिन कार्य की अधिकता है तो 2 घंटे कार्य लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ओवर टाइम का भुगतान करना होगा। ध्यान दें साथियों, जो जितने भी आउटसोर्सिंग से कर्मी हैं उनको तो ज़्यादातर ओवर टाइम ही काम कराया जाता है। कभी भी किसी टाइम उनको बता दिया जाता है जो ये काम करने को, तो वो करते हैं। लेकिन इसका भी नियम है, यदि वो काम करते हैं ओवर टाइम में उसका भुगतान करना होता है। एक व्यक्ति 3 महीने में अधिकतम 50 घंटे का ओवर टाइम करेगा। ओवर टाइम की मजदूरी दर सामान्य से दोगुनी होगी, यानी कि उसका 1 रुपया होगा तो उनको ओवर टाइम की मजदूरी दोगुनी यानी कि 2 रुपया देना होगा। आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी कर्मियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ दिया जाए। ईएसआई से हम आपको बता दें साथियों, ईएसआईसी जो होता है वो उनका इंश्योरेंस होता है, यानी कि आप वो श्रमिक हैं, आप एक न्यूनतम दर से मानदेय पर आप काम करते हैं। मान लीजिए आपको किसी तरह का तबीयत खराब हो गया, स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया,
तो उसमें जो है सो आप कहाँ से इलाज करेंगे, तो ESI एक आपको सहारा होता है, उसके माध्यम से आप इलाज करा पाते हैं। EPF जो होता है आपको एक पेंशन संबंधी होता है, कुछ रुपये जो है सो आपके अकाउंट में जमा होते हैं, जो EPF अकाउंट होते हैं उसमें जमा होते हैं, और कुछ अंशदान आपका जो सैलरी से कटौती करके जमा किया जाता है, और जो आपको टेंडर लिए होते हैं जिसके अंदर आप काम करते हैं वो भी आपको कुछ उसमें अंशदान जमा करते हैं, और ये सब एक बार वो आपको जब आप रिटायरमेंट करते हैं, आपका एज खत्म होता है तो एक बार वो निकाल सकते हैं। अगर बीच में आपको भी ज़रूरत होता है कभी तो उसको भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। उसके वेतन में कटौती की जाएगी, लेकिन नियोजन अंशदान कटौती कामगार के वेतन से नहीं की जाएगी। बोनस का भुगतान नियोजकों को ही करना होगा। किसी भी संवेदक को काम देने से पहले स्थापना का पंजीकरण लिया जाए, श्रमिकों को सीधे बैंक खाते में ही भुगतान किया जाए। और ये स्पष्ट कर दिए हैं जो अब जो जितने श्रमिक काम करेंगे उनको बैंक अकाउंट के अलावा हाथ में जो पैसे दे दिया जाता था अब वो नहीं देना है साथियों। तो ये आशा करते हैं जो आपकी ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होगा साथियों, जो जितने भी जिनको जानकारी नहीं होगी उनको भी ये मिल पाए और वो जानकारी ले सके। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।